नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए कल मैंने आपको जो पढ़ाया था केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व का जो बंटवारा होता है वो करों के आधार पे होता है। तो दो चीज़ें और भी, जैसे कि विधि द्वारा विधि अनुदान, ठीक है, विधि अनुदान और विवेकाधीन अनुदान। इसको मैं समझा दूं। ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 275 और ये है आर्टिकल 282। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 282। देखो इसमें क्या है कि जैसे कि अब कोई राज्य को ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, पैसे की, तो यहाँ पर क्या होगा कि वित्त आयोग का गठन वगैरह करेंगे। उसके अनुसार विधि के अनुसार क्या होगा, आर्टिकल 275 के तहत वहाँ पर राजस्व भेजा जाएगा। ठीक है, या फिर कोई विधि का जो है निर्माण नहीं किया जाएगा, कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आपदा वगैरह आ गई, बाढ़ वगैरह आ गई, राज्यों को जो है पैसे की ज़रूरत है, तो ये विवेकाधीन अपने विवेक से जो है ये जो है राजस्व जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अब अच्छा आते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पर। पहले हम लोग देखेंगे वित्त आयोग। वित्त आयोग बहुत छोटा टॉपिक है, इसको कवर करेंगे, उसके बाद भाग 13 देखेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग देखो ये एक संवैधानिक संस्था है। पहली बात देखो, ये एक संवैधानिक संस्था है और राष्ट्रपति इस आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, और एक बात और है, ये जो वित्त आयोग है ना, ये मतलब क्या है कि एक जो है सलाहकारी संस्था है। ये बाध्यकारी संस्था नहीं है कि मतलब अगर कोई किसी को सलाह देता है तो सलाह मतलब क्या है कि आपको मानना है ना मानना आपके ऊपर है, वो बाध्य नहीं कर सकता है ना। तो देखो पहली बात तो क्या है, ये आर्टिकल 280 आर्टिकल पूछता है आपसे 280। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि आर्टिकल 280 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति जो है भाई, नहीं, आर्टिकल 280 में क्या है, वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। वित्त आयोग के गठन की बात की गई है आर्टिकल 280 में, वित्त आयोग का गठन। ठीक है, इसके बाद इसमें क्लॉज हैं। आर्टिकल 280 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, वित्त आयोग का गठन करेंगे, वित्त आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, देखो एक बात सुन लो मेरी फिर से, मैं हर बार अपने वीडियो में एक चीज़ कह रहा हूँ। देखिए लिखने पे मैं आ जाऊँ तो बहुत ही अच्छा लिख सकता हूँ, लेकिन फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा यार। मैं जब बोल रहा हूँ ना तो उसको भी ध्यान में रख के सुनिए। अगर आप, अच्छा आप लोग जानते हो क्या कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप लोग क्या करते हो, जब मैं लिख लेता हूँ उसका जो हटता हूँ कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप उसी का इंतजार करते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो, तब आपको समझ में नहीं आता है। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझते चलिए। ठीक है, हर चीज़, अब कोई टीचर जल्दी जल्दी नहीं लिखता है, मतलब बहुत आराम से नहीं लिखता है, वो राइटिंग नहीं बनाने लगेगा। राइटिंग बनाने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और कुछ मेरी राइटिंग ख़राब भी है, बात को समझा करो यार। ठीक है, तो देखो अब जैसे चमक नहीं रहा है तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लो ना, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, 320 पर देख लो, 480 पर देख लो, ज़्यादा डाटा नहीं खत्म होगा। मैंने वीडियो को कंप्रेस कर दिया होता है, ठीक है, मैंने वीडियो को कंप्रेस कर दिया होता है, तो फिर वहाँ पर इतना डाटा नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, ठीक है, एक अध्यक्ष होगा, वह 4 सदस्य होंगे। समझो, देखो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन की बात की गई है, लेकिन 280 के फर्स्ट क्लास में कहा गया है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। लेकिन यहाँ पर योग्यता की बात यहाँ पर नहीं लिखी गई है। योग्यता का जो निर्धारण है वो संसद कर सकती है। तो 280 का सेकंड जो क्लॉज है इसमें बताया गया है कि योग्यता का निर्धारण संसद करेगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे संसद जो है इनकी योग्यता का निर्धारण, कि योग्यता आखिर कौन कौन इसमें होगा, उसकी योग्यता का निर्धारण संसद करेगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1952 में जो है वित्त आयोग अधिनियम बनाया। ठीक है, और जिसमें योग्यता की बात की गई। तो योग्यता कौन कौन से रखे, अब देखो यहाँ पर योग्यता भी आपको जानना चाहिए कौन कौन सी योग्यता हो सकती है। तो देखिए जो इसका अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, जो इसका अध्यक्ष होगा वो होगा सार्वजनिक जो सार्वजनिक कार्य होते हैं ना उसका अनुभव करने के लिए। तो ज़्यादातर क्या होता है, रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, आईएएस वगैरह, तो वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो देखो सार्वजनिक कार्य
सार्वजनिक कार्यों का अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए। सदस्यों की बात करते हैं, ठीक है। सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? तो देखो, पहला तो जैसे हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है ना, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला वो इसका एक सदस्य होगा, रखने वाला, ठीक है। और ये पहला हो गया, 4 सदस्य पढ़ेंगे हम लोग। और नंबर 2 क्या है? देखिए, भारत सरकार के वित्त व लेखाओं का ज्ञान रखने वाला, ये होना चाहिए, ज्ञान रखने वाला। और तीसरा क्या है कि वित्त व प्रशासनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। नंबर 4 ये कहता है, क्या कहता है यार, देखो, जो मतलब आर्थिक मामले होते हैं, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ, मतलब क्या? अर्थशास्त्री, ठीक है, अर्थशास्त्री होना चाहिए। तो क्या हुआ कि अब यहां पर आप समझ गए कि जो योग्यता का निर्धारण जो है वो संसद 1952 में वित्त आयोग अधिनियम 1951 होगा, 1951 में वित्त आयोग अधिनियम बनाया, जिसके अंतर्गत जो है योग्यता रखी गई कि जो इसका अध्यक्ष होगा वो सार्वजनिक कार्यों का अनुभवी होगा, मतलब जैसे कि रिटायर्ड आईएएस वगैरह होंगे। और जो इसके सदस्य होंगे 4, तो एक सदस्य वो होगा जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और भारत सरकार, दूसरा क्या है, भारत सरकार के जो वित्त व लेखाओं का ज्ञान रखने वाला हो। और फिर एक वित्त प्रशासनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, मतलब अर्थशास्त्री एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी योग्यता, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। अब देखो, मैं आपको बताने वाला हूं कार्य क्या है इसके कार्य क्या है। देखो, एक चीज समझो, अगर आपसे ये पूछे कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो देता है राष्ट्रपति को। ये चीज छूट गई थी, लिख लो। वित्त आयोग जो है ना, वित्त आयोग अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देता है। ये लिखा है, ये आर्टिकल में लिखा, ये एक संवैधानिक संस्था है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल 280 में वर्णन है इसका। रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, आर्टिकल 281 में ये बात कही गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो कार्य, देखो इसका क्या क्या है कार्य ये हैं कि जैसे केंद्र व राज्य के बीच जो एक टैक्स आया है, उसके टैक्स का जो राजस्व का जो बंटवारा है वो कैसे किया जाएगा, इसकी सलाह देता है। समझिएगा कि नहीं? जो राज्यों के बीच, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा, शॉर्ट में लिखते हैं और मैं आपको लॉन्ग कट में बता दूंगा, ठीक है। केंद्र व राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा, केंद्र व राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा, मतलब जो कर आया है, जो टैक्स आया है, उसमें केंद्र व राज्य के बीच जो बंटवारा होगा वो कौन बताएगा, वो कौन सलाह देगा, वो वित्त आयोग सलाह देगा, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखो क्या है, नंबर 2 ये है कि भारत की जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देना, ये किसका सिफारिश पे, ये किसकी, मतलब एक तरीके से सिफारिश या परामर्श होता है, वित्त आयोग परामर्श देगा इसको, ठीक है। नंबर 3 देखो क्या कहता है, जैसे राष्ट्रपति अगर वित्त आयोग को और भी कोई अतिरिक्त कार्य देते हैं तो वो भी इनको पूरा करना होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अतिरिक्त कार्य, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अतिरिक्त कार्य भी होता है, अतिरिक्त कार्य इनको पूरा करना होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखो बहुत अच्छा है। चौथा पॉइंट ये है कि वित्त आयोग जो है वो राज्य के वित्त आयोग को एक परामर्श देता है कि अपने राज्य की संचित निधि में वृद्धि करिए।
क्यों वृद्धि कर दी है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 73वां संविधान संशोधन और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था थी, ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत वगैरह, और 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका थी। तो इनमें जो राजस्व का जो बंटवारा होगा, इनमें जो एक विकास के लिए जो पैसा वगैरह लगेगा तो उसमें राज्य की संचित निधि से तो जाएगा। तो ये जो वित्त आयोग होता है वो राज्य के वित्त आयोग को परामर्श देता है कि अपनी संचित निधि में वृद्धि करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग को संचित निधि में वृद्धि करने की सलाह देता है। समझ गए कि नहीं? मतलब जो 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, उसमें क्या है कि नगर पालिका जोड़ी गई थी, पंचायतें जोड़े गए थे, तो भैया उनके विकास के लिए जो पैसा वगैरह लगेगा वो राज्य की संचित से तो दिया जाएगा जब राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। तो ये वित्त आयोग ही एक राय देता है कि अपनी संचित निधि में वृद्धि करिए जिससे जो है विकास आपके राज्य का अच्छा हो सके। तो ये इनके कार्य होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये इनके क्या होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इनके कार्य होते हैं। समझ गए कि नहीं? सलाहकारी व्यवस्था, ये देखो दोस्तों, ये सलाहकारी जो है, ये सलाहकारी संस्था है, ये बाध्यकारी नहीं। अब ये सलाह देते हैं तो मतलब ये नहीं कि बाध्य ही होना पड़ेगा, ठीक है। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे अभी तक क्या है, अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अभी तक जैसे सबसे कानून बना है, सबसे संविधान लागू हुआ है, तो 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ठीक है। तो पहला वित्त आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। तो देखो पहला जो वित्त आयोग था, पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो 1952 में है, जिसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। और इस समय अब देखो 14वें वित्त आयोग पूछ सकता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ सकता है। ये थे डॉक्टर YV रेड्डी, ठीक है। इस समय 15वें वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका था, ठीक है। तो ये 2015 से 2020 था, 2015 से 20, और ये 2020 से 2025 तक रहेगा, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष देखो कौन है, इसके अध्यक्ष को होते हैं, इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और इसके सदस्यों की बात अगर करें तो सदस्य इसके कौन कौन से हैं भाई? सदस्य इसके कौन कौन से हैं? देखो सदस्य हैं अजय नारायण झा, वाह भाई वाह अजय नारायण झा, ठीक है। दूसरा है अनूप सिंह, डॉक्टर अजय नारायण, सब में डॉक्टर लगा हुआ है, ठीक है। अनूप सिंह, अशोक लाहड़ी, रमेश चंद्र, ठीक है यार। फिर देखो मैंने 1952 लिख दिया, 1951, ये 1952 क्यों याद आ रहा है? तो पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी। 15वें वित्त आयोग का गठन अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। और सदस्यों को नाम आपका याद रखना, सदस्यों का नाम याद रखना है, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल के सदस्य होते हैं, कोई कमजोर व्यक्ति नहीं होते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे चलते हैं। भाग 13 पढ़ते हैं हम लोग। भाग 13 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मैं सोच रहा था कि वित्त आयोग को अलग पढ़ाऊँ, लेकिन अब छोटी सी क्लास बना दो तो मज़ा नहीं आएगा ना। छोटा सा क्लास बना के रख दिया, मज़ा नहीं आएगा इसमें। तो आओ वित्त आयोग पढ़ो। भाग 13 पढ़ेंगे। अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक, ठीक है। ये क्या बताता है? ये बताता है आपका व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है ये, ठीक है। समागम की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है।
देखो अनुच्छेद 301 क्या कहता है ये समझो। अनुच्छेद 301 ये कहता है कि आप जो हैं वो कोई भी भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले कोई भी भारतीय को कोई भी व्यापार, कोई भी वाणिज्य, कोई भी जो है समागम, सभा, मीटिंग वगैरह करने का अधिकार है। ठीक है, ये बताया गया। और ये तो मौलिक अधिकार में भी आपको बताया था मैंने, अनुच्छेद 19 के क्लास फर्स्ट में, वहाँ पर जी भी बताया था। ठीक है, कि मौलिक अधिकार भी है कि आप कोई व्यापार कर सकते हैं। अब कोई व्यापार करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कट्टा उट्टा का व्यापार करने लगें, है ना। ये एक सब कुछ जो है एक नियमानुसार चलता है। तो क्या है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर, भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी भी नागरिक, अब नागरिक मतलब क्या हुआ कि भारतीय का मतलब हो गया। ठीक है, नागरिक को व्यापार, वाणिज्य, समागम करने का अधिकार दिया गया है 301 में। और यही अधिकार आपको मौलिक अधिकार में बताया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है ये, मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है ये। ठीक है, ये कब आता है? आर्टिकल 19 के 1 में जी में। ठीक है, ये मौलिक अधिकार में भी आपको बताया था मैंने। अब देखो आर्टिकल 302 क्या करता है। अब ये तो आपको शक्ति दे रहा है, 301 जो है आपको बता रहा है कि भैया आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, ठीक है, कानून के तहत। लेकिन यही बात जो है वो संसद के पास एक शक्ति दी गई है, वो ये कि जो 301 है ना, उस पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है संसद। ठीक है, तो यहाँ पर 301 समझो क्या है। आर्टिकल 302 ये कि संसद कुछ जो है प्रतिबंध लगा सकती है। किस पे? अनुच्छेद उस पे। अब देखो मतलब ये है कि इसमें दो कारण बताए गए हैं। दो कारण मतलब क्या है, जैसे या तो धर्म के आधार पर या किसी सामाजिक जीवन पर आपका असर पड़ रहा हो। देखो दो आधार हैं यहाँ पर, दो आधार, ये एक तो धर्म के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, और दूसरा है कि सामाजिक जीवन पर प्रभाव, सामाजिक जीवन पर प्रभाव। ठीक है, मतलब समझो इसका क्या मैं कहने जा रहा हूँ। धर्म मतलब कि आप ऐसा भी कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हो कि किसी के धर्म के मामले में जो है हस्तक्षेप हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर के सामने आप अंडा बेचने लगो, आप जो है मीट मछली काटने लगो, मस्जिद के सामने आप ऐसी हरकतें करने लगो जैसे कि मान लीजिए सूअर पालन का काम करने लगो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ये भी व्यवसाय है अपने आप में, सूअर पालन हुआ या मतलब अंडे वगैरह लगाना हुआ या मीट मछली बेचना हुआ, तो ये भी तो व्यवसाय है, लेकिन एक लिमिट। तो इसमें संसद आपको रोक लगा सकती है। सामाजिक जीवन पर प्रभाव मतलब क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि जिससे कि आप जो है आपको मतलब समोसे बेचने का आपको अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बासी आलू बेचने लगो, तो ये सामाजिक जीवन पर आधार नहीं पड़ेगा, मतलब सामाजिक जीवन पर ये है जो प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपके पास आप समोसा बेचते हैं या फिर कोई भी खाने का होटल है, तो आप ऐसा नहीं कि आप बासी बेच दो, 5-6 दिन का आलू रखा है आप उसको निकालने लगो, तो इससे स्वास्थ्य पे हानिकारक होगा, स्वास्थ्य भी जो है आपका जो है हानि होगी। तो इस पे संसद रोक लगा सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये जो अधिकार जो 301 है ना, इसी का ये अपवाद है तरीके से कहिए। अब 303 क्या कहता है? 303 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को संघ व विधानमंडल, संघ व राज्य, देखो संघ व राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। शक्तियों पर प्रतिबंध। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यही बिल्कुल सही नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बहुत लंबा नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैंने सोच लिया कि अब मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो संघ व राज्य की जो शक्तियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब 302 तो हमने देखा संघ यानी संसद, और 304 अभी देखेंगे विधानमंडल। ठीक है, देखो तो ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई ऐसा नहीं है कि आप, अब इसके आधार सुनो। आधार दोस्तों ये है, जैसे आधार ये है कि किसी अन्य राज्य में वरीयता, किसी अन्य राज्य की वरीयता दे दो, किसी अन्य राज्य की वरीयता दे दो। राज्यों में भेदभाव हो के आधार पर लिखो, आधार पर के आधार पर। देखो ये कह रहा हूं कि किसी राज्य की वरीयता के आधार पर। ऐसा है जैसे मान लीजिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, किसी राज्य में मान लीजिए सपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए, अभी तो नहीं है, तो
अब जहाँ जहाँ केंद्र में, जहाँ जहाँ राज्य में बीजेपी की सरकार होगी वहाँ पर एक अलग ही इनका सिस्टम चल रहा है, कुछ भी बिजनेस करिए वहाँ पर छूट दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है तो वहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा और सुप्रीम कोर्ट ये सख्ती पर प्रतिबंध लगाएगा कि आप ये ऐसा ना करो। भेदभाव की बात करते हैं तो भेदभाव भी समझ लो कि किसी ऐसा है कि कोई राज्य ऐसा है कि वहाँ पर एक इसी चीज़ के लिए लाइसेंस मिल रहा है और उसी चीज़ के लिए लाइसेंस जो है इस राज्य में नहीं मिल रहा, वो तो ये भेदभाव हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस शक्तियों पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगा सकता है। इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। आर्टिकल 304 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 304 ये कहता है कि जो राज्य की जो विधानमंडल है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या संघ और राज्य दोनों लिखा था, ठीक है। आर्टिकल 304 क्या कह रहा है ये समझो। आर्टिकल 304 ये कहता है कि जो राज्य है वो राज्य, जैसे कि राज्य से जो बाहर से आयात किया हुआ, राज्य में जो आयात किया हुआ माल है तो उस पर वो टैक्स लगा सकता है उसी हिसाब से जो माल उसी राज्य में उत्पादित होता है। अभी मैं इसको और समझाऊंगा, ठीक है। तो 304 देखो क्या करता है, ये क्या कह रहा है। 304 ये कह रहा है कि जो आयात किया हुआ माल, ये राज्यों के लिए है, आयात किया हुआ जो माल है, माल पर टैक्स वही टैक्स लगेगा जो माल उसी राज्य में उत्पादित पर टैक्स लग रहा हो। अब इसका मतलब समझ लो क्या है। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, किसी राज्य से आयात हो रही है, मान लीजिए ये घड़ी ये कहीं राज्य से आयात हुई दूसरे राज्य में, अब यहीं पर भी घड़ी बनाई जा रही है उसी तरीके से। अब जो इस पर टैक्स लग रहा है तो राज्य, यही वाला राज्य जो है, इस जो बाहर से आयात होगी ना उसी पे वैसा ही टैक्स लगाने का अधिकार रखती है। मतलब घड़ी जो है, इस राज्य में घड़ी उत्पादित हो रही है तो घड़ी पे जो टैक्स लग रहा है वही अगर बाहर से आती है घड़ी उसी राज्य में तो उसी हिसाब से इस पे भी टैक्स लगाने का राज्य को अधिकार है, ठीक है। राज्य को अधिकार है। इसको रफ करते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। देखो, व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है, और अपने राज्य में भी प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी सुन लो। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की उसमें अनुमति चाहिए। समझ गए कि नहीं। जो मैंने लिखा था यहाँ पर कि जो राज्य, मतलब राज्य की शक्तियों पर और जो संसद की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध लगा सकती है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर राज्यों में ऐसा क्या भेदभाव हो सकता है। तो राज्यों में भेदभाव ये हो सकता है, मान लीजिए लखीमपुर जिला खीरी के लिए कुछ और रूल बना दिया। एक लखीमपुर जिला खीरी का एक आदमी है, वो एक राइफल का लाइसेंस लेना चाहता है, फिर कोई दुकान खोलना चाहता है जिसका लाइसेंस चाहिए उसको, और वही अगर सीतापुर जिला खीरी का वही सब कुछ है तो उसको नहीं मिल रहा है, इनको मिल गया, तो ये एक प्रतिबंध लग जाएगा, ये एक भेदभाव है, वही मतलब, तो उस पर लगा सकता है। तो जैसे जो राज्य है ना दूसरे राज्य के साथ जो व्यापार कर रहा है उस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है अपना खुद का राज्य, ठीक है, और अपने राज्य में भी वो व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। 305 देखो, आर्टिकल 305 ये कहता है कि 1955 से पहले जो व्यापार से संबंधित व्यापार, वाणिज्य, समागम से संबंधित जो नियम थे, ठीक है, नियम थे वह लागू होंगे, ठीक है। मतलब और राज्यों का जो राज्यों के पास है वो एकाधिकार रहेगा। मतलब ये नियम ये केंद्र का अधिकार नहीं होगा। ये 305 में बताया गया है कि जो 1955 से जो पहले कानून थे व्यापार से संबंधित, तो वो जो है राज्यों में और राज्यों के पास जो व्यापार का एकाधिकार था तो उस पर केंद्र का अधिकार नहीं होगा। ये अनुच्छेद 305 में बताया गया है। अनुच्छेद 306 को खत्म कर दिया गया है। सीधे देखते हैं अनुच्छेद 307, आर्टिकल 307। इसमें क्या है कि संसद को अधिकार दिया गया है, संसद को अधिकार है, ठीक है, कि 301 से 304 तक जो प्रावधान किए गए हैं ठीक से लागू करने के लिए एक अधिकारी
ठीक है। या फिर क्या होता है कि एक जो है अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य संगठन या आयोग, ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य संगठन, आयोग लिखो, आयोग का गठन कर सकती है संसद को अधिकार। मतलब समझे, मतलब जो 301 से 304 के बीच जो दिए गए हैं ना प्रावधान, उसको ठीक से लागू करने के लिए उसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं, या फिर जो है एक अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य आयोग का गठन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई गठन वगैरह हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका भाग 13 भी पूरा होता है। अब हम लोग फटाफट पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी पढ़ेंगे मतलब क्या, आप ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। हम लोगों ने 90% पॉलिटी को पढ़ लिया है, 90% पॉलिटी पूरी समाप्त कर दी है, 10% बचा है, उसको भी फटाफट समाप्त कर लेंगे जल्दी जल्दी मतलब आराम से ही, लेकिन जल्दी मतलब रोज़ क्लासेस आएंगे और उसको समाप्त करना है, ठीक है। थक गया हूँ मैं भी पढ़ाते पढ़ाते, पॉलिटी को बहुत लंबी चल गई, क्योंकि काफ़ी डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको पॉलिटी। तो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर डाउट अगर होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर जो लोग नए हो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन